हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में ही चैप्टर 3 के बारे में। क्या नाम है इसका? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानियां हैं, उड़ने से रिलेटेड कहानियां हैं दोनों। पहले किसी की फर्स्ट फ्लाइट है, पहले किसी की अपनी ज़िंदगी की पहली उड़ान कोई करने जा रहा है, और दूसरी एक ब्लैक एरोप्लेन की कहानी है। इन दोनों के बारे में अभी हम पूरे चैप्टर में नीचे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. तो मतलब क्या है कि हमेशा से ही, बचपन से ही, पुराने का टाइम से देखा जा रहा है कि हमेशा ही ह्यूमन बींग्स को उड़ने के लिए एक हमेशा से अंदर बहुत बड़ा ड्रीम रहता है कि हम इसको ओवरकम कर सकें, इसको हम पा सकें, कॉन्कर, इस पर हम जीत हासिल कर सकें, कि हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में एक नॉर्मल भी सोचो। अभी आप 10th में हो तो आप सोचते हो कि मेरी सबसे बड़ी उड़ान तो यही होगी कि मैं 10th की बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेकर आऊँ। दूसरी सबसे बड़ी उड़ान होगी कि मैं 12th की बोर्ड्स में सबसे अच्छे नंबर लेकर आऊँ, फिर एक अच्छा कॉलेज पा सकूँ। तो इन अ सेम वे इसमें भी यही बात कही गई है। पहली क्या है? पहले में बात की गई है, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। पहले स्टोरी जो है ये हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक यंग सीगल की बात की गई है। ठीक है, वो मतलब उसको पहले डर लगता है उड़ने से, तो उसको उस डर पे जीत हासिल करना चाहता है, कॉन्कर करना चाहता है, अपनी जीत हासिल करना चाहता है अपने फियर पर। क्या फियर है उसको? कि कहीं मैं उड़ूंगा तो कहीं नीचे न गिर जाऊं। उसकी पहली उड़ान, तब उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो नीचे हम स्टोरी में पढ़ेंगे क्या कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे आते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मतलब होता है किनारा। ठीक है, मान लो लेज, यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है लेज का, तो लेज का मतलब होता है किनारा। आगे हम इमेज में दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये बर्ड है, बर्ड यहाँ पे किनारे, यहाँ के आके उसको समझ में नहीं आ रहा अब यहाँ से कैसे ये ऊपर उड़े। उसको डर लग रहा है कैसे मैं नीचे पानी में तो नहीं गिर जाऊंगी, कि पानी उसको बहुत गहरा लग रहा है और बहुत ही डीप लग रहा है। उसको पानी से बहुत डर लग रहा है। उसको ऊपर ऐसे उड़ना है किनारे आकर के, एकदम देखो बाउंड्री पे आके बैठी हुई है, लेकिन ऊपर जाके उड़ नहीं पा रही है। तो इन सेम वे यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and a sister. उसके कितने भाई थे? 2 भाई, और सिस्टर कितनी थी? 1। तो उसके जो 2 ब्रदर और एक सिस्टर थी, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे फ्रॉम द डे बिफोर। मतलब जिसके 2 उसके जो भाई हैं और जो एक उसकी सिस्टर है, वो पहले एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं, अपनी पहली उड़ान भर चुके हैं। He had been afraid to fly with them. लेकिन उसको उन लोगों के साथ उस दिन उड़ने में, कल जो है, जो एक दिन पहले डे बिफोर वो लोग उड़ चुके हैं, उसको बहुत ही डर लग रहा था। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी कि जो मतलब एक सीगल अपनी चट्टान पे मतलब अकेले ही बैठी हुई है, और उसके दोनों भाई और उसकी एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं, लेकिन उनको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run towards to the brink of the edge, मतलब एकदम किनारे आती है जब उड़ने के लिए, कुछ हिम्मत बांध करके, and attempted to flap his wings to become afraid। लेकिन जब वो अपने मतलब पंखों को फड़फड़ाना शुरू करती है, लेकिन तभी उसको डर लग जाता है। जब वो एकदम किनारे आती है चट्टान के, थोड़ा सा दौड़ करके कि अब मैं उड़ान भर लूंगी, पंख फड़फड़ाने का प्रयास भी करती है, लेकिन फिर वो डर जाती है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन द beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that these wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो क्या करती है वो, बताइए? जैसे ही वो मतलब वो विश्वास के साथ आती है कि मैं पंख फड़फड़ाऊंगी और उड़ूंगी, लेकिन तुरंत उसको डर लग जाता है और वो वापस चली जाती है, क्योंकि देखती है जो विशाल सा बड़ा सा सागर है, समुद्र है, वो मतलब बहुत विस्तार में फैला हुआ है, जो लंबे दूरी तक फैला हुआ है और जो बहुत ही गहरा है। तो उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पंख कभी उसका सहारा नहीं कर पाएंगे, सहारा नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो अपने सिर को वापस झुका लेती है और दौड़कर चट्टान के पीछे से चली जाती है। ठीक है, वापस चली जाती है और वहीं जाकर के रात भर सोती है वो वहां पर। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर, और जो उसकी बहन उससे छोटी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल सिस्टर, उसकी जो बहन एक दिन पहले उड़ चुकी है वो उससे छोटी है, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, क्योंकि अब छोटी है तो उनके विंग्स तो ऑफकोर्स छोटे रहे होंगे उसके खुद के विंग से। ran to blink, flapped their wings and flew away. He failed to muster the courage to take up that plunge which appeared on him so desperate. तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है
कि जिसके छोटे भाई बहन थे, जिनके पंख उनसे छोटे थे, कहीं बहुत छोटे थे, लेकिन वो एक दिन पहले दौड़ के उड़ान भर देते हैं। लेकिन वो वहाँ परंतु वो जो नन्ही सीगल होती है वो वहाँ पे साहस नहीं जुटा पाती है, वो असफल हो जाती है। उसे अत्यधिक मतलब निराशा प्रतीत होता है। उसके जो माता पिता भी होते हैं वो भी देखिएगा बहुत कोशिश करते हैं। हिज मदर देखिए, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, calling him slowly, upbraiding him, threatening and let him starve on the ledge. तो वो क्या करते हैं कि unless he flew away, but for the little life of him ही कुड नॉट मूव। लेकिन देखिए जो उसके माता पिता होते हैं वो भी आते हैं इसकी तरफ, चारों तरफ घूमते रहते हैं, आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं कि आओ, और उसे डांटते भी हैं, धमकी भी देते हैं कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुम उसे चट्टान पे भूखे पड़ी रहोगी। लेकिन वो अपने जीवन की खातिर वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलती है, वहीं पड़ी रहती है। उसको डर लगता है, इतना डर लगता है कि उसको समझ में नहीं आता मैं उड़ूँ ना उड़ूँ अभी। लेकिन देखिए अभी स्टोरी में यहाँ तक तो वो वहीं पड़ी हुई है, वहीं बैठी हुई है एकदम किनारे, और हिम्मत बांध रही बार बार उड़ने की, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही है। देखो द यंग सीगल वॉज अलोन on his ledge, ठीक है। His brother and sister had already left to fly. The young seagull was afraid. क्यों afraid थी? Because of the long stretch and depth of the sea. देखती कि सी तो बहुत ही ज़्यादा गहरी है और काफ़ी ज़्यादा लंबी है। He thought that his wings will not support him. उसको क्या लगता है कि उसके विंग्स जो है बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो वापस अपने होल में चली जाती है लेज पर। देयरफॉर द यंग सीगल जो है फेल हो जाती है अपना हिम्मत गैदर करने के लिए, करेज गैदर करने के लिए, उड़ने के लिए अपना करेज नहीं जुटा पाती है। तो उसके जो माता और पिता, फादर और मदर होते हैं, ट्राइड देयर टू परस्यूड हिम टू फ्लाई, वो इसको हिम्मत बांधते कि उड़ सकती हो, कर सकते हो, उड़ाओ, उड़ो, पंख फैलाओ, फड़फड़ाओ, लेकिन वो नहीं करती है। दे स्कोल्ड, उनको उसको डराते भी हैं, उसको थ्रेटन भी करते हैं, पर ही डज नॉट फ्लाई, ठीक है। दे वुड वो कहते हैं कि तुम भूखे यहाँ मर जाओगे, तुम्हें यहाँ खाना भी नहीं मिलेगा, हम तुमको यहाँ खाना भी देने नहीं आएंगे, तुम यहाँ भूख से ही मर जाओगे, डाई ऑफ हंगर द यंग सीगल। लेकिन तब भी वहाँ से मूव बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट वॉज 24 hours ago, मतलब 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे बीत चुके हैं, उसके पास ना उसके दोनों भाई, ना बहन, ना माता पिता, उस यंग जो सीगल वहाँ पे लेज पे बैठी हुई है उसके पास कोई नहीं आता है। द डे बिफोर all day long they had watched his parents flying about with his brother and sister. वो एक दिन पहले अपने दोनों भाई और अपनी लिटिल सिस्टर को अपने पेरेंट्स का ट्राई करते हुए दिखती है, क्योंकि वो उस दिन उनको सिखाते रहते हैं कैसे उड़ना है, क्या क्या करना है। परफेक्टिंग इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, क्योंकि उस दिन उनको पूरा दिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखाते रहते, टीच करते रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इन अ सेम वे वो भी उनको पढ़ाते रहते हैं, टीच करते रहते हैं कैसे उड़ना है। पूरे दिन वो एक दिन पहले ये चीज़ें देखती रहती है। हाउ टू स्विम वेव्स एंड हाउ टू डाइव और फॉर फिश, मतलब पूरा दिन क्या बताते हैं कि वेव्स में कैसे उड़ना है अगर वेव्स आ जाएंगे, और फिश है तो कैसे डाइव करके जाके समुद्र के अंदर आपको नीचे से फिश अपने मुंह में पकड़ के ले आना है। पूरे उनके जो माता पिता है दोनों भाई और बहन को सिखाते रहते हैं पूरे दिन। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच द फर्स्ट हियरिंग एंड डोव इन, मतलब वो देखती है कि उसका जो पहला मतलब जो ये एल्डर ब्रदर है वो कैसे पहले जाता है, पहले फिश को पकड़ता है और पानी के अंदर बाहर छलांगे लगाता रहता है। ये चीज़ें देखती रहती है कि एक सॉफ्ट सा फाइन सा सी फिश को वो पकड़ के अपने मुंह में लेकर आ रहा है। स्टैंड और इस रॉक पे खड़ा भी होना सीख गया है वो। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड प्रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो वो क्या देखती है कि उसके जो यंग पेरेंट्स हैं वो उस पर उसके जो एल्डर ब्रदर से बहुत खुश हो रहे हैं, उसको एकदम प्राउड फील कर रहे हैं, वाह मेरे बेटे ने क्या कर दिखाया है। तो इन अ सेम वे लेकिन उसको अपने लिए उतना ही बुरा लग रहा है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेटू मिडवे डाउन अपोजिट ऑफ द क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज, मतलब पूरे दिन देखती है कि जो उसके यंग ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो कहाँ पे जाके बीच समुद्र में एक प्लेटू के पे खड़े हो जा रहे हैं और उसको टॉन्ट कर रहे हैं कि तुम कितने बड़े वो हो, तुम आ नहीं रहे हो यहाँ पर। देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, ये यहाँ पे बिग प्लेटू की इमेज आप देख पा रहे हैं ये सब, तो यहाँ पे आके खड़े हैं, यहाँ पे आके उसको हिम्मत दे रहे हैं कि आओ, लेकिन वो आ ही नहीं पाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि पूरे दिन उसको दिलासा देते हैं, चिढ़ाते भी इनफैक्ट हैं कि आओ
देखो करो लेकिन कुछ नहीं होता। जैसे लिखा हुआ 24 आवर्स हैव बीन पास, उसके पास कोई, अगर पैराग्राफ की समरी में आए तो यही लिखा हुआ है कि 24 आवर्स जो है पास हो चुके हैं और नो बडी केम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आता है। ऑल डे द यंग सीगल वॉच हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर हाउ टू फ्लाई। ठीक है, पूरे दिन ब्रदर एंड सिस्टर जो है उनको सिखाते हैं उनके पेरेंट्स, और वो यही पूरे दिन देखती रहती है। दे वर ऑल्सो टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर द कैचिंग द फिश। पूरे दिन जो यंग बच्चे हैं उनको माता पिता क्या सिखाते हैं, जो यंग सीगल के पेरेंट्स अपने भाई मतलब अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे आपको पानी के अंदर जाना है, कैसे डाइव लगाना है, कैसे फिश को पकड़ना है। ही हैड सीन हिज एल्डर ब्रदर, जो यंग सीगल अपने बड़े भाई को ये भी देखती कहते हुए कि वो फिश पकड़ के ला रहा है, उसके पेरेंट्स उसको प्राउड फील कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, और द होल फैमिली उसको टाउंट भी करे यंग सीगल को कि तुम कितने बड़े काउडाइस हो, तुम आ ही नहीं रहे हो, फिश ही नहीं पकड़ना चाह रहे हो, तुम बड़ा कायरता का मतलब प्रतीक दिखा रहे हो, तुम कितने बड़े कायर हो, काउडाइस मतलब कायर। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो यहाँ पे बताते हैं कि जब सन मतलब सूरज, तो सूरज जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, दिन ढल रहा था और दिन आगे बढ़ रहा था, तो सर पे ऊपर उसके जो है पूरा सन एकदम आके खड़ा हो गया था। खूब धूप, खूब गर्मी, जैसे अभी मई जून के महीने में क्या हो रहा है, अभी तो देखो 9 तपा चलने लगा है, 25 तारीख से मई में 2 जून तक चलेगा, 9 दिन खूब गर्मी, खूब धूप रहेगी। इन अ सेम वे यहाँ पे भी उसी चीज़ को बताया गया है कि देखो साउथ डायरेक्शन में बताया गया है ये चीज़ कि जैसे जैसे जब सूर्य जो है आकाश में मतलब ऊपर चढ़ता चला जा रहा था, तो चट्टान पे जो चमक थी वो बहुत ज़्यादा सूर्य की पड़ने लगी थी, जो उसके चट्टान पे सूरज की चमक थी बहुत पड़ने लगी थी, और उसे मतलब जो यंग सीगल था उसको गर्मी का खूब एहसास हो रहा था, क्योंकि एक तो उसने, और उसका मुंह भी साउथ की तरफ था, तो उसकी तरफ से उसको और फेस पे गर्मी आ रही थी, और गर्मी के तो एहसास साथ में, तो उसके साथ साथ हीट के साथ साथ जो है उसको हंगर का भी एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाना भी नहीं खाया था। तो हीट एंड हंगर दोनों उसके साथ कह सकते हो एक साथ स्ट्राइक कर रहे थे, और दोनों ही उसको तड़पा रहे थे एकदम से, आप कह सकते हो। He stepped slowly out to brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then other. तो बताता है कि वो धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक जा रहा था, हिम्मत कर रहा था वो, पर वहाँ क्या करता है फिर वो एक टांग पे खड़ा होकर दूसरी टांग को थोड़ा अपने पंखों के पीछे आके छिपा लेता है, और एक आंख पहले बंद करता है फिर दूसरी आंख बंद करता है। ये सब अपनी वो माँ को दिखाने के लिए करता है। ये देखो यहाँ पे चट्टान के पास वो आने की पूरी कोशिश कर रहा है, और एक पैर को पीछे देखो छुपा लेता है, एक पैर को आगे रखता है और आंखों को बंद करने लगता है। सोने की एक्टिंग मतलब कह सकते हो करने लगता है। आप लोग ने भी काफ़ी एक्टिंग की होगी सोने की। एंड प्रिटेंडेड टू फॉल अस्लीप, मतलब वही दिखाता है कि देखो मैं सो रहा हूँ, मतलब एक्टिंग करने लगता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम, उसके बाद भी उसके जो घर वाले होते हैं, माँ बहन फादर, उसकी तरफ कोई भी नोटिस नहीं करता है। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो वो देखता है कि जो उसके भाई बहन हैं, दोनों भाइयों और बहन जो हैं अपनी जो गर्दनों को अपने सिरों के पीछे छिपा करके, जो प्लेटू है उसको हिंदी में पठार बोलते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों, यूपी बोर्ड में भी कहानी है। पठार पे जो है अपने लेटे हुए हैं सिर को छुपा करके, ठीक है, अपने सिरों को छुपा करके पठार पर लेटे हुए देख रहा है, अपने भाई बहनों को अपनी गर्दनों को झुका करके लेटे हुए हैं। हिज फादर वॉज प्रीचिंग द फेदर्स ऑफ द वाइट बैग, और जो उसके फादर क्या कर रहे होते हैं, अब जो अपनी सफ़ेद पंख होती हैं उनको संवार रहे होते हैं, उनको और शार्प कर रहे होते हैं, उनको साफ कर रहे होते हैं, ये कह सकते हो, उनको मेंटेन कर रहे होते हैं कि आगे अभी मुझे फिर से उड़ना है तो उसके लिए मैं उनको फिर से मेंटेन कर लूँ। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ कौन और कौन, उसकी मदर माँ का प्यार, माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और उसकी मदर उसकी तरफ सिर्फ देख रही थी, ठीक है। और कहाँ पे मदर खड़ी थी, मदर एक चट्टान पे खड़ी थी, कह सकते हो। मदर वॉज स्टैंडिंग ऑन अ हाई प्लेटो एंड लुकिंग एट हिम, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और जो क्या बोलते हैं, जो उनका जो सामने उसकी तरफ, सामने की तरफ एकदम से चौड़े में कह सकते हो देख रही थी। Again and again she tore at a piece of fish that lying at her feet and then scraped each side of her
नेक बैक ऑन द रॉक। वो क्या करती है, उनके पैरों के नीचे जो है एक मछली का टुकड़ा मतलब पकड़ लेती हैं और फिर वो चट्टान पे अपनी चोंच को हर तरफ से खुरच रही थी कि मैं उसको तुरंत जाके पकड़ लूँगी एकदम कस के अंदर जाकर, क्योंकि उनके पैरों के नीचे उनको महसूस होता है कि मैं जो हूँ एक अपने मछली के टुकड़े को पैरों के नीचे दबाई हुई हूँ। तो वो अपनी जो है क्या करती, अपनी चोंचों को और अच्छे से शार्प कर रही होती कि नीचे जा करके वो तुरंत ही पकड़ लेंगी। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम। किसको मैडन कर रही है, पूरा दृश्य जो है कि मेरी माँ अपने पैरों के नीचे मछली को पकड़ी है और जाके चोंच से दबाने वाली हैं, ये सब किसको, यंग सीगल को एकदम पागल कर रहा है। ये पूरा जो दृश्य है, ये पूरा जो सीन है, ये जो यंग सीगल को एकदम पागल, क्योंकि भूख के मारे एकदम पागल होता चला जा रहा था। तो ये सब फिश देख के उसको और भूख की तड़प बच गई थी और भूख लग रही थी उसको, और ये सब सीन जो है ये सब चीज़ें उसको पागल कर रही थी। How he loved to tear food the way। उसको लग जल्दी से मुझे खाना मिल जाए और जल्दी से मैं इसको खा लूँ, फाड़ लूँ, खा लूँ इसको। Scraping his break now and again onto the bed। तो क्या करता है, अपनी चोंच को और तेज से खुरचने लगता है और जल्दी से प्रयास करता है कि मुझे खाना मिल जाए। तो समरी यही है इस पूरे पैराग्राफ की। अगर देखा जाए कि जैसे टाइम बढ़ता है तो यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट। दो चीज़ को बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर पाता, हीट और हंगर को। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होता है, क्योंकि एक रात पहले से वो भूखा रहता है। नाउ ही मूव क्लोजर, अपने वो एज के और क्लोजर नज़दीक चला आता है एंड प्रिटेंड करता है कि मैं सो रहा हूँ, बट कोई उसकी तरफ नोटिस नहीं करता, बस उसकी माँ उसकी तरफ नोटिस करती हैं। His two brother and sisters were sleeping and वो लोग जो उसके दोनों भाई बहन थे वो लोग देखो कि वहाँ पे लिखा ना प्लेटो के ऊपर सो रहे थे और उसके फादर अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे थे, वाइट फेदर्स को, और ओनली उसकी मदर उसकी तरफ नोटिस करती हैं। शी वॉज स्टैंडिंग एट हाइट ऑफ द प्लेटो विथ अ फिश। क्योंकि वो एक जहाँ नोटिस कैसे कर पाती, क्योंकि वो एक हाइट पे खड़ती प्लेटो के और फिश को पकड़ी रहती, दबाई रहती हैं। एज ए यंग सीगल, जैसे यंग सीगल जो है उस खाने को देखता है तो वो एकदम पागल हो जाता है भूख के मारे, उसको और भूख लगने लगती है। इतनी सी बात इस पूरे पैराग्राफ में दी हुई है। नीचे आते हैं हम लोग। गा 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 he cried begging her to bring him some food। वो गा 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 कैसे करके चिल्लाता है अपनी माँ के लिए, माँ की तरफ इशारा करके चिल्लाता है कि प्लीज़ मुझे भोजन लाके, ये खाना लाके, फिश ला करके मुझे दे दो। गाओ पुल ओ शी स्क्रीम बैक डिजर्वली। तो उनकी माँ क्या करती है, जो यंग सीगल है उसकी माँ क्या करती है, वापस से वो उसकी तरफ चिल्लाती, गा उल आह चिल्लाती हैं। बट she kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। तो लेकिन क्या करती हैं, उसकी माँ उसको चिल्लाती रहती है, पुकारती रहती है, आओ यहाँ आके खाओ। एक दो मिनट बाद लेकिन आनंद पूर्वक चिल्लाती हैं, चीखती हैं कि आओ मेरे पास आओ, यहाँ आके खाना। His mother had picked up a piece, उसकी मदर फिश को पकड़ लेती हैं and was flying across him with it। और मुंह में उसको दबा करके उसके चारों तरफ ऐसे अक्रॉस से घूमती रहती हैं फिश को मुंह में ले करके, कि उसको कहीं से एकदम खाने की टेम्पटेशन होगी और तुरंत उड़ के मेरे पास तुरंत चला आएगा। इसी बहाने वो उड़ना तो सीखेगा नहीं, तो डर के मारे कब तक वहाँ ऐसे पड़ा रहेगा, और नहीं पड़ा रहेगा तो उसको भी उठा ले जाएगा, उसको मार देगा। तो ये भी नहीं चाहती थी कि उसको कोई मार दे, उठा ले, तो चाहती थी कि उड़ना सीख जाए सब और भाई बहनों की तरह। तो एक वही उनको ट्रिक आया कि मैं फिश को खाने से तो बहुत ही ज़्यादा भूखा है, तो फिश को जो है मैं मुंह में दबा करके लेके घूमती हूँ इधर उधर, और जो यंग सीगल है वो मैं यहाँ मेरे पास आ जाएगा खाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही चीज़। मदर हैज पिक्ड अप द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम। ही लर्नड आउट, एक सेकेंड, ही लीन्ड आउट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीन ये दिखाया है कि यंग सीगल एकदम एज पे आके खड़ा हो गया है और उसकी जो मदर है उसके पास तो है लेकिन पूरा उसके पास नहीं आती, और मुंह में जो है फिश को दबाई हुई है, लेकिन उसको तुरंत मुंह में जाकर डाइवर्ट दे नहीं रही हैं, वो उसको अपने पास बुला रही कि मेरे पास आओ, यहाँ से आके खाओ। इस सीन से पूरा इमेज आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Early tapping with rocks with his feet, trying to get nearer to her as he flew across। और एकदम क्या बोलते हैं, ये सीगल उनके पास जाने की कोशिश तो कर रहा था कि जल्दी से मुझे वो फिश जो है मेरे मुंह में आ जाए, अपनी माँ के मतलब नज़दीक जाने का तो पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन बट
When she was just opposite of him, she halted her and wings motionless. वो भी चाह रहा था कि मेरी माँ मेरे पास आ जाए और मैं उनके पास जाके एकदम मिलन हो जाए और हम लोग खा लें, लेकिन जैसे उसकी माँ उसके पास पहुँचती हैं वहीं जाके एकदम मोशनलेस रुक जाती हैं, उसके पास नहीं पहुँचती हैं, उसके एकदम मुँह के पास नहीं जाती हैं. द पीस ऑफ फिश इन हिज बीक ऑलमोस्ट विद इन अ रीच ऑफ हिज बिग. जो उनकी मुँह में जो चोंच में उनकी फिश रहती है वो उसके विद इन रीच में तो रहती है लेकिन पा नहीं पाता है वो. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. वो देखता है मेरी माँ यहाँ के रुक क्यों गई हैं, मुझे मेरे पास ला के देख नहीं रही. सरप्राइज होता है, चौंक जाता है कि ये सब क्या हो रहा है. वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर. वो सोचता है कि मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मेरे मुंह में डाल क्यों नहीं रही हैं. एंड देन मैडेंड, और क्योंकि भूख से पागल हुआ रहता है, उसको भूख के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है. ही डाइव्ड एट द फिश. तो अब देखो अब कहानी शुरू होती है. ही डाइव्ड एट द फिश विथ अ लाउड स्क्रीम. ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द स्पेस. तो क्या करता है अब यंग सीगल, बताओ. वो मछली की ओर छलांग मार देता है, तेज से चीखते हुए एकदम हवा में जा करके छलांग मार देता है. Then monstrous terror seized him and his heart stood still. लेकिन फिर उसको एक भय हो जाता है कि कोई उसको पकड़ ना ले, जकड़ ना ले. उसके हृदय एकदम हार्ट एकदम स्थिर, मतलब एकदम स्टिल हो जाता है, एकदम रुक जाता है. He could hear something, वो कुछ सुनता है, but it was only lasted a minute. कुछ लेकिन तुरंत आगे वो बढ़ जाता है. The next moment he felt his wings spread. अब उसको एहसास होता है देखो मेरे तो ये विंग्स आराम से स्प्रेड जा रहे हैं, मैं आराम से उड़ पा रहा हूँ. अब उसको उड़ने में खूब मज़ा आ रही है, अपने वो पंखों को खूब इधर उधर फैलाता है, उड़ता है, और अब उसको मज़ा आ रही है सब करने में जो है. The wind rushed against his breath, features, and then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो देख रहा है कि जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ हवा में अपने विंग्स को फैलाते हुए, तो मेरी जो हवा है विंग्स है वो हवा को काटती हुई पीछे को कर रही है और मैं आगे को बढ़ रहा. अब उसको उस आनंद पूर्वक जो है कह सकते हो उड़ने का मज़ा आ रहा है. अब उसको एहसास हो रहा है कि हाँ उड़ने में तो बहुत मज़ा है, और क्या बोलते हैं अब उसको लग रहा है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे नई चीज़ सीखने को मिल गई है. अब भूख से भी मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से खाऊंगा, उड़ूंगा, ऐश करूंगा. अब वो कह सकते हो अपनी जो फर्स्ट उड़ान उड़ चुका है, फर्स्ट फ्लाइट ले चुका है. अब उसको सारा वो डर को कम कर चुका है. अब वो आगे बढ़ रहा है. He was roaring gradually downward and outward. ठीक है, वो आगे अंदर बाहर आराम से उड़ रहा था, जा रहा था, आ रहा था. He was no longer, अब वो बिल्कुल डर नहीं था. सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, He was no longer afraid. अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं था. अब वो एकदम खुश था. अब वो डर पे एकदम कह सकते ओवरकम कर चुका था. अब उसको बिल्कुल भी भयभीत नहीं था. He just felt a bit dizzy. Dizzy मतलब तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल बीच बीच में हो जाना, थोड़ा सा अपना बैलेंस को खो देना. हम लोग नहीं देखते हैं कि एक कभी बहुत देखी होगी आपको, तब दिखा होगा एक पतली सी रस्सी में एक लड़की ऐसे चलती रहती है अपने सर पे एक थोड़ा सा कुछ लेकर सामान. तो इन सेम वे कभी कभी देखोगी तो उसको हल्का हल्का कभी लगता है कि उसने बैलेंस खो दिया, पर ऐसा होता नहीं है. कभी थोड़ा कभी उसके फेस पे हल्का सा कभी लगता है कि अनकंफर्टेबल हो रही है, पर रियल में कभी होता नहीं है, कभी गिरती नहीं है वो लोग. इन सेम वे जो यंग सीगल था उसको भी अपना डर को ओवरकम कर चुका था, बट उसको कभी कभी लग रहा था बिट डेजी कि उसके गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, पर ऐसा कभी हुआ नहीं. ठीक है, और वो ओवरकम कर चुका था अपने डर को. अब कभी उसको लगता था कि मैं संतुलन खो दूंगा, कभी थोड़ा सा एहसास होता था, पर ऐसा था नहीं. His wings once and he soared up. तो ऐसे खूब गा 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 cool. Oh, his mother walked past him, her wings making a loud noise. अब वो एकदम उड़ान गा 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 करके, गा ओल करके अपनी उसकी माँ जो है उसके पास तेजी से निकल रही थी और उसको मतलब एंजॉयमेंट करा रही थी खूब अच्छे से, मतलब लोग मज़ा कर रहे थे. उसके पंख भी तेजी से शोर मचा रहे थे हवा के अंदर. ठीक है. He answered with her with another scream. His father flew over him screaming. He saw his two brothers and a sister flying around him. अब वो देख रहा है कि सब उसको एकदम प्रेज करने के लिए और उसका उत्साह वर्धन करने के लिए उसके अगल बगल सब लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रही है हवा के अंदर. उसके पिता चीख रहे हैं उसके अगल बगल से, उसके दोनों भाई बहन उसके साथ घूम रहे हैं, उछल रहे हैं. ये बातें यहाँ पे अब दिखाई गई हैं. नीचे हम लोग आते हैं.
मतलब इसमें यही बताया गया है कि पहले तो अपने भूख के मारे उसको अपनी मतलब मदर की ट्रिक रहती है ना कि यही हम मुंह में खाना फंसा के उसके पास लेके जाएंगे और वहाँ से हम उसको उड़ाना सिखाएंगे। तो रियलाइजिंग हिज मैडनेस ऑफ फूड, तो क्या करता है, हिज मदर ट्राई टू टेम्प्ट हिम विथ अ पीस ऑफ फिश। तो उसकी मदर रियलाइज करती है कि भैया ये भूख से पागल हो गए हैं, अब इनके पास हम फिश अपने मुंह में दबा के जाएंगे, वहाँ टेम्पटेशन से ही मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। इनिशियली शी टोर, समरी यही है कि इनिशियली शी टोर अ फिश इन द मैनर ऑफ यंग सीगल लव टू ईट। जैसे जैसे यंग सीगल को पहले फिश खाना पसंद था तोड़ तोड़ करके, वैसे वो एक्टिंग करती हैं और इसी साइड को देख करके वो भूख के मारे और पागल हो जाता है। देन द मदर फ्लू नियर टू हिम विच फिल्ड यंग सीगल विद जॉय। फिर उसकी मदर उसको दबा करके उसके पास लेके जाती हैं, जैसे यंग सीगल एकदम फुल ऑफ जॉय हो जाता है, खुशी के मारे पागल हो जाता है। हाउएवर द मदर स्टॉप नियर द एज ऑफ द लेज। लेकिन उसकी मदर क्या करती है, एकदम एज पे जाके वहीं रुक जाती है, लेज के पूरा उसके ऊपर वहाँ लेज पे चढ़ती नहीं, उसको देने के लिए चढ़ती नहीं है। आउट ऑफ द एक्साइटमेंट एंड हंगर द यंग सीगल ran towards his mother and dived into the fish। और जो यंग सीगल होता है एकदम एक्साइटमेंट में क्या करता है, खाने की पागलपन में आ सकते हैं, वो पानी में छलांग लगाता है और खूब अच्छे से उड़ने लगता है। ठीक है, फिर जो फ्लाइट ये रहता है कि इनिशियली द यंग सीगल थोड़ा सा डरता है, थोड़ा स्क्रीम होता है, फियर रहता है उसके अंदर, पर उसको वो ओवरकम कर लेता है। सून ही ओवरकम्स इट और he begins to fly downward upward and he is no longer afraid of flying now। ठीक है, he is no longer afraid of flying now। अब उसकी जो फैमिली सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं, अब उसकी फैमिली उसको एकदम उड़ाने लगती है, उसके अगल बगल उसको प्रेस करने लगती हैं और खुशी के मारे कहती ऐसे करो वैसे करो ऐसे नहीं करो। Soon his parents and brother and sister flew around him। उनके अगल बगल पूरे सब लोग ऐसे गोला बना करके कह सकते हो घूमने लगते हैं, ब्रदर सिस्टर मदर फादर सब यंग सीगल के। When the family member landed on the green sea, फिर फैमिली मेम्बर आकर के जगह रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। Then they call young seagull to, और यंग सीगल को बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ बैठ जाओ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। Then he completely forget that he had always been able to fly। फिर वो एकदम भूल जाते हैं कि क्या मैं हमेशा से ऐसे उड़ पा रहा था। अब वो अपनी नई दुनिया में नई जिंदगी को स्टार्ट कर चुका है। कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर ऑन द कब स्ट्रिंकिंग एंड शेयरली। अब वो कमांड कर चुका है कि कब उसको डाइव करना है, कब उसको पानी के अंदर आना है, कब उसको पानी के नीचे जाना है। उसके अंदर एकदम ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था कि ये सब करने में, कि मैं डाइव करना भी सीख जाऊँ एकदम अच्छे से, ऊपर तैरना भी सीख जाऊँ, ऊपर भी आना सीख जाऊँ। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशन। अब वो पानी के ऊपर भी आराम से उड़ रहा था और सब कुछ फेस कर पा रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। फिर वो देखता है कि उसकी तरफ एक ग्रीन सी भी है। ठीक है, बीनीथ हिम नीचे उसके। इट हैड लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवे एंड केव्ड अम्यूजली। ओके, फिर यंग सीगल क्या करता है, लैंड कर जाता है उसी ग्रीन सी पर, और जो इसका लेग है कभी कभी उसको लगता है कि थोड़ा नीचे पानी में डूब तो नहीं रहा, उसको एहसास होता है कि हिज लेग्स सैंक इनटू इट। तो उसको क्या करता है, ही ट्राइड टू फ्लाई अगेन। फिर सोचा कि लाओ फिर हवा में उड़ान भर लेता हूँ, ये इस पे ग्रीन सी पे नहीं बैठूंगा। ही ट्राइड टू फ्लाई अगेन बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद द हंगर। लेकिन देखो हल्की सी फिश ही तो खाए थे, 24 घंटे से भूखे हो, तो फिर उसको थोड़ा सा हंगर, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हंगर उसको फील होता है कि, लेकिन वो एकदम थक भी चुका है क्योंकि एकदम उड़ते उड़ते वो थोड़ा अभी तो नया नया सीखा है ना उसने उड़ना, तो थक गया था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। वो लोग आके यहाँ पे रुक गए थे। दे वर बेकनोइंग ऑन हिम कॉलिंग हिम। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द, फिर वो वही करता है कि ग्रीन सी पे आके रुकने की कोशिश करता है। ही लेग सैंग into it। उसको लगता है कि मेरे पैर कहीं उसमें डूब तो नहीं रहे। He screamed with flight and attempted to rise। फिर सोचता है कि चलो मैं उड़ना सीखता हूँ और क्या बोलते हैं, लेकिन ड्यू टू द, देखो यहाँ लिखा ना, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। ड्यू टू हंगर, भूख के मारे एकदम वो थक चुका था, एकदम वीक पतला हो चुका था। ही कुड नॉट राइज, दोबारा से उसके अंदर हिम्मत नहीं आई कि मैं दोबारा से फिर से ये उड़ सकूं। एग्जॉस्टेड, एकदम वो थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, उसका पसीना पसीना पूरा निकल चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि एकदम इसके लिए नया था ना फ्लाइट, क्योंकि इसकी ये पहली ही तो उड़ान थी। his feet sank in the green sea and his belly touched it. He sank to further. He was floating on him and around him his family was screaming, praising him
and their beaks were offering him screams of dogfish. He made his first flight. तो वही चीज़ हालांकि जो उसकी फैमिली मेम्बर्स को प्रेस करने लगे थे, फाइनली जो उसका जब फीट जो है सैंक करने लगा था ग्रीन फिश में और उसकी बेली जो है टच करने लगी थी एंड ही वॉज फ्लोटिंग, अब वो फ्लोट करना भी सीख चुका था और उसकी फैमिली मेम्बर्स सब देख के उसको बहुत प्रेस कर रहे थे एंड ऑफर कर रहे थे कि अब तुमको हम डॉग फिश देंगे और इसी कारण फिर वो अपनी पहली उड़ान को उड़ा। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है ये आपको समझ में आ गया होगा और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स है ये मैं एक उसमें पीपीटी के फॉर्म में लाके सब कवर करा दूंगी पांचों के पांचों। अब हम लोग नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ते हैं जो एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है। ये सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। इस चैप्टर में 2 फ्लाइट की स्टोरी दी हुई है। तो सेकंड पहली हमने फ्लाइट यंग सीगल की थी वो हमने पढ़ ली है और दूसरी एरोप्लेन की वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। बताया जा रहा है कि जो सन था, सूरज था, वो एकदम हमारे सर पे एकदम आ रहा था ईस्ट डायरेक्शन से। सन राइज इन ईस्ट एंड सनसेट इन वेस्ट। तो सन जो है ईस्ट डायरेक्शन से हमारे ऊपर एकदम चढ़ रहा था, दिन शुरू हो रहा था, ये बताया गया है। अभी दिन यहाँ पे शुरू हुआ है और सन एकदम उसके ऊपर आ रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर, और स्टार्स भी एकदम से क्लियर स्काई में पूरा दिख रहे थे। ठीक है, अब में हेयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई बादल उदल नहीं थे। एरोप्लेन में देखो जब उड़ते तो हमें सब ध्यान रखना पड़ता है कि बादल ना हो, क्लियर स्काई हो, प्रॉपर तरीके से सब कुछ दिख रहा हो और कहीं कुछ मेसी या क्लाउडी ना हो, क्योंकि फिर से जो है एरोप्लेन को दिक्कत होती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि चंद्रमा मेरे बता रहा है कि मेरे पीछे जो है खूब ऊपर आ गया था और मेरे ऊपर साफ स्काई दिख रहा था, आकाश पूरा स्वच्छ तरीके से दिख रहा था, आकाश में बादल भी नहीं थे, बता रहे हैं। आई वॉज हैप्पी टू अलोन विद अ हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो बताया जा रहा है कि पूरा जो कंट्री साइड मतलब तो गाँव का इलाका आप कह सकते हो। गाँव में क्या था, सब लोग सो रहे थे। ठीक है, और उसको बहुत अकेले उस पूरे सीन में बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरे गांव में सब लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ पे आराम से एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू द इंग्लैंड। तो ये बताते हैं कि मैं जो है उनके एरोप्लेन का नाम क्या था, डकोटा। तो बताते हैं कि मैं अपने पुराने जो डकोटा जहाज है उसको फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर लेकर उड़ रहा था। ठीक है, फ्रांस से अब वो इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। कहाँ, फ्रांस से कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड की ओर जा रहे थे, इंग्लैंड। ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। कहाँ, क्यों इंग्लैंड जा रहे थे वो, क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिली रहती है और वो क्या बोलते हैं हॉलीडेज के लिए अपने घर जा रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब भोर के कह सकते हो या रात के कह सकते हो, 1:30 हो रहे थे। जो रात में 1:30 होता है ना, तो न सेम वे रात के या सुबह के कह सकते हो 1:30 हो रहे थे और उनको बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं छुट्टियों पे अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ पे हॉलीडेज मनाऊँगा और मज़ा करूँगा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेनी चाहिए, क्योंकि एरोप्लेन जब उड़ाते हैं बेटा तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हर कंट्रोल रूम से अटैच रहते हैं। हमको सब लोगों को, सारे कंट्रोल रूम को हमारे प्लेन की लोकेशन पता रहती है, कब हम कहाँ से पास कर रहे हैं, कब हम कहाँ पर हैं, कब हम कैसा वेदर है, कैसा एनवायरनमेंट है। तो हम वो सोचते हैं कि मैं जल्दी से लगता है पेरिस के नियंत्रण बोर्ड को बात कर लेता हूँ एक बार। As I looked down past of the noise of the aeroplane, I saw the lights of the big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control Dakota DS-088 here. तो वो क्या करते हैं, हवाई जहाज को लेके ऊपर उड़ रहे होते तो उनको एक नीचे बड़ा शहर दिखता है, रोशनी से पूरा जगमग शहर दिखता है। तो अपने रेडियो को चालू कर लेते हैं और बोलते हैं पेरिस नियंत्रण कक्ष या मेरा डकोटा DS-055 है। ठीक है, मतलब उनके प्लेन का नाम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लो, डकोटा DS-088। कैन यू हियर मी, क्या आप सुन सकते हो मुझे। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ये द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो क्या होता है जब वो आवाज़ लगाता है वहाँ पे बोलता है तो वहाँ से ऑफकोर्स रिप्लाई आता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको जो है तुरंत ही जो आपकी फ़्लाइट है DS-008 उनसे बोलता है कि
जिसकी भी फ़्लाइट ये DS008 है, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। और आपको तुरंत ही 12 डिग्री का एक वेस्ट साइड में टर्न ले लेना चाहिए। कहाँ पे? 12 डिग्री का टर्न वेस्ट साइड में एक ले लेना चाहिए, वो आवाज़ से आवाज़ आती है। फिर जो है I checked the map and the compass switched over my second and the last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो वो चेक करता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और उसका फ्यूल कितना है कि नहीं है, और मैप और कंपास को भी चेक करता है वो, और वो देखता है कि हाँ उसको 12 डिग्री का एक मोड़ ले लेना चाहिए इंग्लैंड की तरफ जा करके। I will be fine for I will be in time for breakfast, I thought, and a good English breakfast. Everything was going well. It was a easy flight. तो कहता हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं आराम से फ्लाइट उड़ा रहा था, मेरा रेडियो कंपास भी सही से चल रहा था, वहाँ से प्रॉपर मुझे सिग्नल्स भी मिल रहे थे। अब मैं आराम से अपने हॉलीडेज़ के लिए अपने घर इंग्लैंड जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। जैसे बच्चों हमारे इंडिया में क्या क्या ब्रेकफास्ट पे हम लोग खाते हैं, पोहा खाते हैं, ब्रेड जैम खाते हैं, सैंडविच खाते हैं। इन द सेम वे इंग्लिश पीपल हैव देयर ओन ब्रेकफास्ट, दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओके, इंग्लिश ब्रेकफास्ट में अगर आप सर्च करोगे गूगल पे जा करके तो आपको बहुत नई नई डिशेज मिलेंगी, आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो। दे ईट बेसिकली सॉसेज, दे ईट बेसिकली सैलेड्स इन देयर ब्रेकफास्ट एंड जूसेस। इन द सेम वे वो खुश था कि आज मैं अपने घर जा कर के ऑन टाइम घर पहुंच जाऊंगा, तो मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। अभी तो क्योंकि फ्रांस में था तो फ्रांस के ब्रेकफास्ट को भी यूजुअली वो खा रहा था। अब वो जा कर के अपने इंग्लिश, क्योंकि हम देखो पूरी दुनिया घूम के चले आते हैं, लेकिन जब अपने घर आते अपनी जो हमको इंडियन लोग हैं जिनको रोटी सब्जी पसंद है, जिनको दाल चावल पसंद है, जिनको पोहा और अप्पे पसंद है, तो उनको चाहे दुनिया घूम के 2 दिन 3 दिन तो आप इंजॉय करोगे वो सब खाना, लेकिन फिर एट द एंड आपको अपना घर का खुद का खाना याद आता है। इन द सेम वे इनको भी अपना खुद का घर का इंग्लिश ब्रेकफास्ट याद आ रहा था कि आराम से मैं टाइम से घर पहुंच जाऊंगा, फिर मैं जा करके सब आराम से अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे एंजॉय करूंगा, बैठ करके अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। सब कुछ अभी तक तो बढ़िया चल रहा था, एक ईजी फ्लाइट चल रही थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरिस वॉज अब, यहाँ पे देखो, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब वो पेरिस से निकल चुका है, पेरिस वहाँ से कितना आगे निकल चुका है, पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल चुका है। व्हेन द नरेटर रीच 150 किलोमीटर बियॉन्ड पेरिस, अब यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको दिखने को मिलेगी, मतलब वो 150 किलोमीटर पेरिस से आगे निकल चुका है। ठीक है, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, they looked like a black mountain standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over, then I did not have enough fuel to fly around them to north and south. तो क्या होता है कि जब वो देखता है कि अब नरेटर जब 150 किलोमीटर आगे आया था पेरिस, ही सडनली व्हाट सीज अ ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। वो एकदम से देखता है कि उसके सामने क्या क्या बड़े बड़े बादल चले आ रहे हैं, बादल छा गए हैं, अंधेरा सा हो रहा है, एकदम काले बादल छा गए हैं। ही न्यू that it was not possible to fly एंड ओवर द क्लाउड्स। वो देख भी रहा था कि इसके लिए एकदम पॉसिबल अब नहीं है यहाँ से उड़ान भरना या क्लाउड्स के बीच में से निकल पाना, क्योंकि उसको लग रहा था मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी। अगर आप लोग फ्लाइट में बैठे होंगे, आगे चल के बैठेंगे जरूर, तो आप देखेंगे जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होने लगता है, फ्लाइट बहुत हिलने लगती है, शेक करने लगती है, और लोग जो उसके अंदर रहते हैं वो पैनिक करने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अगर जब भी आप इमेज डालिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, टर्बुलेंस इन द फ्लाइट, तो आप उसका अंदर का वीडियो देख पाएंगे, टर्बुलेंस में लोग कितनी पैनिक की स्थिति हो जाती है पूरे फ्लाइट के अंदर। तो वही बात है, तो वो भी क्योंकि जब बादल जाते हैं तो टर्बुलेंस आने लगता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही थी एकदम, जब 150 किलोमीटर, अब तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब वो 150 किलोमीटर आगे पेरिस से बढ़ता है तो वो देखता है काफ़ी घने बादल छा गए हैं, काफ़ी अब वो उड़ान भी नहीं भर पा रहा है, उसके क्लाउड्स भी आ गए, और उसके बाद देख रहा था उसके बाद इनफ फ्यूल, मतलब ईंधन, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल और डीजल भराते हैं ना, सेम वे फ्लाइट का भी जो इसका ईंधन था, फ्यूल था, वो इतना नहीं था कि उसका अराउंड घूम सके या क्लाउड्स में जा सके। तो वो क्या करता है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, उसको लगता है कि मुझे 150 किलोमीटर वापस पीछे पेरिस चले जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मुझको लगता है कि मुझको अब 150 किलोमीटर पीछे पेरिस चला जाना चाहिए, इंग्लैंड जाने का सपना यार भूल जाना चाहिए, अब उसको अपनी फैमिली हॉलीडेज़ के लिए भूल जाना चाहिए, उसको पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, लेकिन सेम टाइम पे उसको लग रहा था नहीं, मुझे घर के लिए एक बार एक ट्राई लेना चाहिए, मैं घर के लिए निकल जाऊँ और मैं आराम से वहाँ फैमिली हॉलीडे एंजॉय कर सकूँ और आराम से उनका अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट खा सकूँ। एक टाइम उसको ये भी लग रहा था कि मैं पेरिस चला जाऊँ वापस, क्योंकि बहुत टर्बुलेंस होने लगा होगा, बहुत बादल छा गए थे, पर एक सेम टाइम पे
वो डिटरमाइन था कि उसको अपनी फैमिली के पास जाना है, वहाँ पे उसको ब्रेकफास्ट करना है, उसको था कि मैं बादलों से निकल जाऊँगा और मैं आराम से अपने घर पहुँच जाऊँगा। दोनों चीज़ उसकी दोनों कंडीशन उसकी चल रही थी उसके अंदर, और दोनों डिलेमा में वो फंसा हुआ था, क्या मैं क्या ये करूँ कि मैं वो करूँ। तो इन स्टोरी विल सी व्हाट हैपेंस। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, वो उसको लगता है कि मैं पेरिस निकल जाऊँ, बट आई वॉन्टेड टू गो होम, आई वॉन्टेड ब्रेकफास्ट। तो उसको एक टाइप लग रहा था कि मैं इंग्लैंड जाके ब्रेकफास्ट भी कर लूँ। आई विल टेक द रिस्क, चलो भैया फाइनली डिसाइड हुआ कि हाँ मैं रिस्क लूँगा, मैं घर जाने का रिस्क, इन बादलों के बीच से निकलते हुए फ्लाइट को लेकर इन घर जाने का रिस्क लूँगा यहाँ से, ठीक है। I thought and I flew that old Dakota straight into the storm। और वो सोच लेता है, एकदम मन बना लिया, दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब मैं घर की तरफ निकलूंगा, और उस अपने डकोटा फ्लाइट को एकदम बादलों के बीच से लेके गुजरता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे वो बादलों के अंदर घुसता है, स्टॉर्म में जाता है, जैसे सब कुछ यहाँ काला छा गया, अंधेरा छा गया, वो सब कुछ वहाँ दिख ही नहीं रहा था। तो नरेटर डिसाइड करता है कि हाँ मैं रिस्क लूँगा और फ्लू करूँगा इन द स्टॉर्म्स। बट क्या होता है, बट एवरीथिंग वॉज वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि एकदम काला सब कुछ दिखने लगता है। ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग वॉज आउटसाइड द प्लेन वॉज ब्लैक, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। जब कुछ सामने, अगर मान लो आप अभी नॉर्मल धरती पे ही देखो, सामने अगर पूरा काला बादल छा जाता है, पूरा दिन में ही काला अंधेरा हो जाता है, तो आपको क्या कुछ दिख पाता है बाहर का? बिल्कुल नहीं दिख पाता है। तो वो तो बादलों के अंदर सोचो पूरा काला छा गया होगा, कालापन, तो क्या ही वो देख पा रहा होगा। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडेंट बिलीव। फिर वो कंपास पेपर देखता है कि मैं कितने डिग्री मोड़ लूँ, कहाँ पे जाऊँ, डायरेक्शन देख लूँ मैं कहाँ पर हूँ, पर उसको क्या बिलीव नहीं होता है। देखते हैं आगे, ये देखो एक इमेज है यहाँ पे, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। उसको क्या देख के विश्वास नहीं होता। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास बार बार ऐसे 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 घूम रहा था, और कंपास को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा कि ऐसे मुड़ो कि ऐसे मुड़ो, सीधे जाओ कि इधर जाओ, और कंपास हमेशा राउंड राउंड मूव रहा था। इट वॉज डेड। कंपास एकदम मर चुका था, मतलब कंपास काम करना बंद कर चुका था। Compass has stopped working, इतना जान लो। The aeroplane just twisted in the air and the compass has stopped working. इट वुड नॉट वर्क। अब समझ गए थे कंपास भैया काम नहीं करेंगे। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। फिर वो रेडियो पे आवाज़ लगाता है कि शायद मेरा नीचे जो है सिग्नल मिल पाए, जो है एयर पैड्स को या जहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स को मेरा सिग्नल मिल पाए, वो मुझे डायरेक्शन बता दें क्या करना है, कैसे करना है, किधर मुझे मुड़ना चाहिए। लेकिन फिर वो देखता है कि सब इंस्ट्रूमेंट जितने भी फ्लाइट के अंदर होते उसके अंदर थे, सब कुछ काम करना बंद कर चुके थे। जो उसका रेडियो सिग्नल थे, रेडियो भी थे जहाँ से वॉकी टॉकी से बात भी कर सकते, वो भी काम करना बिल्कुल बंद कर चुके थे। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार बोलता पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। अब बार बार वो पेरिस जो से 150 किलोमीटर आगे निकल चुका है, वहाँ पे बार बार आवाज़ लगाता है कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। देयर वॉज नो आंसर। लेकिन जब आवाज़ ही नहीं जा रही, उनका रेडियो ही नहीं काम कर रहा, तो कोई आंसर ही उनको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो लोग की आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे थे। द रेडियो वॉज डेड टू। ठीक है, रेडियो काम करना बंद कर चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास। उसके पास अब ना रेडियो था ना कंपास था, कुछ जानने के लिए डायरेक्शन, ना आवाज़ लगाने के लिए। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो वो कहता है कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं एकदम बादलों में ही खो गया था। ठीक है, वो he tried to contact the Paris control for direction, but his radio had stopped working. ठीक है, he was totally lost in the storm. Then अब मेन कहानी शुरू होती है, देखो। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights in its wings, but I could see it flying next to me through the storms. पर तभी एक देखता है कि एक कोई ब्लैक एरोप्लेन सडनली अपीयर हो जाता है। ठीक है, नरेटर वॉज लॉस्ट इन द क्लाउड एंड स्टॉर्म्स, तो देन ही सॉ सडनली अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। ठीक है, उसके पास ही इट हैड नो लाइट्स एंड नो विंग्स। उसमें भी कोई लाइट उसके अंदर जल नहीं रही थी। ठीक है, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स। बस वो क्या देख पाता है कि एक पायलट उसके अंदर है और उसका फेस जो है नरेटर की तरफ टर्न करता है। आई वॉज सो ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब देखो डूबते हुए तिनकोई को मतलब कोई सहारा मिल जाता है वहाँ पे। अब उसको जब पर्सन को देखता है तो एकदम खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मुझे मिला यहाँ मदद करने के लिए। द पायलट्स फेस जो उसकी तरफ एकदम टर्न कर जाता है, एंड पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन रेज्ड हिज हैंड। ठीक है, एंड ही मतलब लिफ्टेड वन ऑफ हैंड एंड वेव्ड। तो जो
बगल वाले एरोप्लेन में जो है पायलट रहता है, जो ब्लैक एरोप्लेन जो उसको बादलों में मिल जाता है, तो उसको जो अपनी तरफ जो है हाथ हिलाता है कि भैया मेरी तरफ देखो देखो, तो वो फॉलो मी, वो क्या कहता है, जो ब्लैक एरोप्लेन वाला बंदा मिल जाता है उसको, पायलट मिल जाता है, वो क्या उससे बोलता है, फॉलो मी, मुझे मेरा पीछा करो, ही वॉज सेइंग, तो वो क्या कहता है, फॉलो मी, फिर कहता है फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जान जाता है ब्लैक एरोप्लेन वाला, देखो ये फोटो में आओ, देखो यहाँ पे देखो, ये तो अपना पायलट जो इंग्लैंड जा रहा है फ्रांस से, साथ में उसको यहाँ पे एक और एरोप्लेन मिल जाता है ब्लैक वाला, तो यहाँ से अंदर से जो भी पायलट रहता होगा इसे हाथ हिलाता होगा पहले, फिर इसे कहता होगा कि फॉलो करो मुझे फॉलो करो, क्योंकि ये जान जाता जिसके ब्लैक एरोप्लेन का नरेटर रहता है कि रास्ता भूल चुके हैं। आगे बढ़ते हम लोग। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, तो वो उसकी तरफ आता है उसे अपना एरोप्लेन लेकर के, so that it could be easier for me to follow him, क्योंकि तब आसानी हो जाएगी डकोटा वाले के लिए जो इंग्लैंड जा रहा है उसको फॉलो, ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना। I was happy to behind the strange aeroplane like an obedient child, जैसे नहीं अब देखोगे आप टीचर्स बच्चों से कहती हैं बी लाइक ओबीडियंट चाइल्ड एंड फॉलो मी, तो बच्चे भी एकदम टीचर को एकदम फॉलो करते हैं, जिस हिसाब से टीचर बताती है आज ये करना है आज वो करना है, जैसे होमवर्क करके लाना है जैसे क्लास वर्क करके लाना, तो बच्चे भी ओबीडियंट चाइल्ड की तरह टीचर्स को फॉलो करते हैं। इन सेम वे वो भी जो डकोटा का प्लेन का पायलट था, वो जिसको ब्लैक एरोप्लेन मिल गया था उसको फॉलो करने लगा था एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। टीचर और चाइल्ड का एक रिलेशनशिप कह सकते हैं यहाँ पे डेवलप हो गया था आपस में दोनों लोगों के बीच में। आफ्टर एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और 1 घंटे तक उसको रास्ता बताता रहा और जो नरेटर को रास्ता बताता रहा। देखो नरेटर वॉज लॉस्ट इन द समरी, तो यही है कि नरेटर वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, देन ही सडनली सॉ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई लाइट्स या कोई विंग्स तो नहीं थे, लेकिन फिर पायलट का फेस टर्न करता है टुवर्ड्स द नरेटर, और जो पायलट होता है ब्लैक एरोप्लेन का वो हाथ भी रेस करता है और सिग्नल करता है उसको कि मुझे फॉलो कर लो, नरेटर से कहता है। तो नरेटर जो पायलट को देखता है ब्लैक एरोप्लेन का और उसको हाथ दिखा के उसको फॉलो करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, ही फॉलोड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, ठीक है। द नरेटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर अबाउट एन आवर, यहाँ वही बात लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। There was only enough fuel in the old Dakota last, अब जब लैंड करने से पहले उस ओल्ड डकोटा के अंदर थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था, थोड़ा सा ही, ठीक है, ये कह सकते हो। थैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, बस 5-10 मिनट की फ्लाइट का और बचा हुआ था, नहीं तो आज इसका फ्यूल एकदम वहीं आसमान में एकदम ख़त्म हो जाता। समझिए बात, 5-10 मिनट फ्लाई करने का और फ्यूल बचा था बस। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, उसको थोड़ा बहुत डर लगने लगा था। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड देम थ्रू द क्लाउड्स, फिर जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है नीचे जगह जाने लगता है लैंड करने के लिए, और वो भी डकोटा वाले प्लेन का पायलट भी उसको फॉलो करते हुए नीचे पहुंच जाता है लैंड करने के लिए। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड आई सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ द मी, फिर वो देखता है कि हाँ वो बादलों से नीचे आ चुका है और अब वो एक रनवे पे आकर के अपनी उड़ान को नीचे रोक देता है, ठीक है। इट वॉज आ रनवे, ठीक है, जैसे हम लोग नहीं रनवे यहाँ पे देखते हो अगर फ्लाइट में कि रनवे पे आके हमारा प्लेन लैंड कर जाता है ना, सेम वे अब वो भी बादलों से बाहर आ चुका और एक रनवे पे आके अपने प्लेन को रोक चुका, क्योंकि अब उसके पास 5-10 मिनट का था भी, और जो ब्लैक एरोप्लेन ने भी उसको वही रास्ता वहाँ पे दिखा दिया था कि यहाँ से उतर लो अब नीचे। एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, और एयरपोर्ट पहुँचते ही वो एकदम सेफ महसूस कर रहा था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, वो नीचे आके देखता है चलो देखो कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जिसने मेरी इतनी हेल्प की, मैं उसको थैंक यू तो कम से कम बोल दूँ। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देखता है कि जब पूरा घूम घाम के हर तरफ से देख लेता तो देखता है पूरा ही तो एम्प्टी, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, यहाँ पे तो कोई नहीं, और जो ब्लैक एरोप्लेन तो जा चुका है यहाँ से, यहाँ कोई कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे तो। आई कुड नॉट सी एनी वेयर, मुझे कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। आई लैंडेड एंड वॉन्ट टू नॉट से सॉरी टू टॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, वो लैंड कर जाता और वो खुश हो जाता। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, वो फिर जाता है कि जो कंट्रोल रूम और कंट्रोल सेंटर वहाँ बने रहते हैं कि मैं जाकर के उस जो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उसके पायलट के बारे में पूछूँ कि कहाँ है, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। I was and who the other pilot was, I wanted to say thank you, देखो कहता है ना कि मुझे थैंक यू बोलना है।
देखो समरी तो यही है यहाँ तक अभी देखा जाए तो नरेटर जो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है 1 घंटे तक, एंड ही कुड नॉट फ्लाई एंड प्लेन फॉर 10 से 15 मिनट ज़्यादा मतलब फ्लाई भी नहीं कर पाता था, लेकिन ही वॉज फ्राइटेंड अगेन बट सडनली ही सॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स अहेड ऑफ हिम। तो उसको लेकिन फिर रन पे तुरंत मिल जाता है, तो वो अपने प्लेन को वहीं पे लैंड करा देता है। एंड जब वो नीचे उतरता है ब्लैक एरोप्लेन को देखना चाहता है, ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, ही वॉज एबल टू लैंड सेफली विच गेव हिम अ साइन ऑफ रिलीफ, ये कह सकते हो। आफ्टर लैंडिंग narrator went to the control center of the airport and he asked a woman in the control room center about the mysterious plane. He wanted to find out who the other plane was and किसने उसकी इतनी हेल्प की, जितना गाइड किया इतने बादलों में। However क्या होता है देखो, she looked at me very strangely and then laughed। और जो फिर जब कंट्रोल रूम में जाता है पूछने के लिए भैया वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ पायलट है, मैं उनको कम से कम थैंक यू तो बोल दूँ, तो जो वहाँ पे लेडी होती है एकदम स्ट्रेंजली हंसने लगती है, कहती है क्या अनदर एरोप्लेन, ये कैसे, ये कहाँ से हो गया, ये कब हो गया। अब देयर इन द स्टॉर्म, वो कहता है ऊपर बादलों में एक ब्लैक एरोप्लेन था। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, नहीं आज कोई और तुम्हारे डकोटा के अलावा आज कोई और अदर प्लेन तो फ्लाई ही नहीं कर रहा था स्काई में, आज कोई फ्लाइट नहीं थी। योर्स वॉज द ओनली आई कुड सी इन द रेडार, मैं सिर्फ तुम्हारे एक फ्लाइट को ही, डकोटा वाले फ्लाइट को ही मैं आज रेडार में देख पा रही थी और किसी को नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं था आज। सो who helped me to arrive here safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank। तो वो कहता है तब कौन था जिसने मुझे यहाँ पे सेफली लैंड करा दिया, अराइव करवा दिया, ना मेरा कंपास काम कर रहा है, ना मेरा रेडियो काम कर रहा है, ना मेरे पास फ्यूल 5-10 मिनट ज़्यादा का बचा था, तो कौन था जिसने मुझे सेफली यहाँ पे लैंड करा दिया, हेल्प कर दिया अराइव करने पहुँचने में मुझे यहाँ पर। हु वॉज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो कौन सा ब्लैक एरोप्लेन में पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो बादलों में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स। अब आप बताओ गैस करके कि कौन था जो वहाँ पे उड़ रहा था और कौन उसकी हेल्प कर रहा है, वहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन के अंदर कौन पायलट था जो उसकी हेल्प कर रहा था। तो कह सकते हो कि जो इसका इनर विल था वो उसकी हेल्प किया है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ सेफली लैंड करने में। एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कि किसने हेल्प की है तो आप क्या बोलोगी, इनर विल, उसकी अंदर की दृढ़ निश्चय, अंदर का जो उसका समर्पण था या उसका था कि मुझे अपने घर पहुंचना है, मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है, तो वो चीज़ उसको वहाँ पे हेल्प की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इनर विल एक वर्ड ऐसा पकड़ लो जो हर आंसर में अपने लिख देना, इसे एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे मार्क्स भी देगा।